हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एनके में। फ्रेंड्स, आज लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है रेबीज, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही शानदार अच्छा टॉपिक है। डे बाय डे दोस्तों हम ऐसे सुनते हैं कि रेबीज किससे होता है, डॉग बाइट से होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है रेबीज, और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि रेबीज क्या होता है। तो रेबीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि रेबीज को क्या बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मरीज को क्या होता है, डर लगता है। किससे? वाटर से, यानी पानी से डर लगता है। पानी से डर क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि जब व्यक्ति पानी को इनटेक करता है तो उसके लेरिंग्स में स्पाज्म होता है। यानी स्पाज्म होता है तो उसके अंदर, उसके लेरिंग्स में भयंकर दर्द होगा, जिससे बचने के लिए वो क्या करता है, ड्रिंकिंग या ड्रिंकिंग को भी अवॉइड करता है, और पानी को देखता है तो उसको डर लगता है। तो ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। रेबीज क्या है? वायरल डिजीज है, जो किसके द्वारा फैलती है? लाइसा वायरस के द्वारा फैलती है। ये कैसी शेप का है? ये बुलेट शेप, यानी जो बंदूक की गोली का आकार होता है, वैसा इसका आकार होता है। अब दोस्तों इसकी केस फेडिलिटी रेट है, यानी इसके अंदर व्यक्ति की क्या है, 100% निश्चित है कि व्यक्ति की क्या होगी। अगर रेबीज हो गई है तो उसकी क्या होना निश्चित है, डेथ होना निश्चित है दोस्तों। नेक्स्ट, इसके इंक्यूबेशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि नर्वस सिस्टम से कितनी दूरी के ऊपर डॉग ने या किसी एनिमल ने बाइट किया है। अब इसका दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 10 दिन से लेकर, यानी 10 दिन से लेकर 2 मंथ का होता है दोस्तों। यानी 10 दिन से लेकर 2 महीने तक का इसका क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है दोस्तों? कि डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो सबसे ज्यादा 95% किससे होगा? डॉग बाइट से। उसके बाद बफेलो बाइट, केट बाइट, मंकी बाइट, जेकेल बाइट, फॉक्स बाइट। बिकॉज, क्योंकि ये रेबीज है, वो क्या है, जूनोटिक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जूनोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो जानवरों से किस में होती हैं, मनुष्य में होती है, ऐसी बीमारी को जूनोटिक बोलते हैं। और रेबीज कैसी बीमारी है? जूनोटिक बीमारी है। नेक्स्ट, इसके साइन सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। साइन सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट रेबीज है, और दूसरा एक और टाइप है दोस्तों। पहले टाइप के पहला टाइप है साइन सिम्टम्स में फ्यूरियस रेबीज, उसके बाद है पैरालाइटिक रेबीज। तो पहले टाइप की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है दोस्तों। पहला सबसे क्या है इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, आपको एंजाइटी देखने को मिलेगी, यानी उसको क्या होगी, एकदम सीवियर एंजाइटी। बाद में ड्रूलिंग ऑफ सेलाइवा, यानी उसके मुंह से क्या निकलता रहेगा, हमेशा सेलाइवा निकलता रहेगा। उसके बाद में प्रोट्रूज टंग, यानी उसकी जो पेशेंट है उसकी टंग बाहर की ओर रह दिखाई देगी। बाद में मोर एक्साइटेड, यानी
पेशेंट ज़्यादा उत्तेजित रहेगा, एनर्जेटिक, यानी उसके बाद पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी। हाइड्रोफोबिया, ये मोस्ट कॉमन दिखाई देता है। हाइड्रोफोबिया जिसके अंदर पेशेंट को क्या लगता है, पानी से डर लगता है। बाद में प्रीप्यूपिज्म यानी परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस, ये पेशेंट है रेबीज का, इसके अंदर क्या रहेगा, परमानेंट इरेक्ट ऑफ पेनिस। उसके बाद में एक्सेसिव मूवमेंट करेगा। बाद में उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, सीजर देखने को मिलेंगे, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी क्या है, इंक्रीज मिलेगा, और कोमा होगा, और लास्ट में क्या है, डेथ होगी ड्यू टू फेलियर ऑफ ऑर्गन। यानी इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट के जितने ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अपने जो वर्क है वो करना क्या कर देंगे, लॉस हो जाएंगे, उसकी फंक्शनिंग एकदम लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट पैरालाइटिक रेबीज, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली पैरालिसिस ऑफ वाइटल ऑर्गन। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर है, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनमें क्या हो जाएगा, जो जितने भी ये वाइटल ऑर्गन्स है ये क्या हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, और इनका क्या, पैरालिसिस हो जाएगा, जिससे क्या है, देन इस पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी पेशेंट का ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, ना ही कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम काम करेगा। इससे क्या होगा, दोनों ही सिस्टम अगर काम नहीं करेंगे तो पेशेंट की क्या, डेथ एकदम डिसाइडेड है। ठीक है। अब दोस्तों इसका मोस्ट क्लासिकल फीचर्स क्या होता है, मोस्ट क्लासिकल फीचर्स क्या है, नेग्री बॉडीज। मोस्ट क्लासिकल फीचर इसका क्या है, नेग्री बॉडीज। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल ग्रेन्युलस इन न्यूप्लाज्म। यानी एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो सेल है वो क्या करती है, न्यूप्लाज्म में इकट्ठी जम जाती है। उसके बाद में इसके देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करना है, ओनली पॉसिबल पोस्टमार्टम, यानी इसमें क्या करना है, हमें इनको असेस करना है, बेस्ट असेस विद द हिस्ट्री एंड क्लासिकल सिम्टम। यानी पेशेंट को हम किस से असेस कर सकते हैं, जो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसकी हेल्थ हिस्ट्री से हम क्या पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को रेबीज है या नहीं है। तो दोस्तों इसका मैनेजमेंट क्या करना है, फर्स्ट अपॉन आपको मैनेजमेंट ये करना है, जब भी डॉग बाइट, एनिमल बाइट, कुछ किसी भी प्रकार का जानवर अगर आपको काटे, तो सबसे पहले आपको क्या परफॉर्म करना है, जहां पर यानी आपको क्या हुआ है, वुंड हुआ है, जहां पर बाइट किया है, उसको क्या करें, आप टेप वाटर से, यानी नल, खुले नल के पानी के साथ उसको क्या है, कंप्लीटली धोना है। और वहां पर अगर साबुन, सोप अवेलेबल हो तो यानी वॉश करना है सोप एंड वाटर के साथ। उसको क्या करना है, उनको अच्छी तरीके से धोना है। उसके बाद क्या करना है, हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या आती है कि कैटेगरी आती है इसके मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर क्या आता है, तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये आता है कि कॉन्टेक्ट विथ इंटेक्ट स्किन, यानी डॉग बाइट, डॉग क्या किया है, बाइट किया है, तो वहां पर आपकी स्किन क्या है, इंटेक्ट है, या एनिमल ने आपकी स्किन एकदम इंटेक्ट है, स्किन में किसी प्रकार का क्या नहीं हुआ है, वुंड नहीं हुआ है, यानी या तो आप लिक ऑन इंटेक्ट स्किन, या तो इस क्या किया है, किसी भी पशु ने या डॉग ने क्या आपको क्या है, लिक किया है,
इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट करना है, आपको किसी भी ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। बस जहां पर कुत्ते ने या किसी एनिमल्स ने क्या किया है, लिक किया है, यानी वहां अपनी टंग से लिक किया है, उस जगह को आपको क्या करनी है, वॉश करनी है विथ वाटर के साथ। बस यही ट्रीटमेंट करना है इस कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेकंड कैटेगरी। इसके अंदर क्या होता है कि डॉग बाइट किया है, वो क्या किया है, एकदम लिटिल अमाउंट के अंदर या स्ट्रेचिंग की हुई है, जिससे लिटिल अमाउंट के अंदर क्या आया है, ब्लड आउटसाइड ऑफ स्किन आया, यानी आपके शरीर से थोड़ा बहुत ब्लड निकला है। इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी है। आपको कहाँ जाना है, हेल्थ केयर सेंटर है वहां पर जाना है और रेबीज का वैक्सीन लेना है। इसके सेकेंड कैटेगरी बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के पेशेंट का, यानी वहां पर उसने क्या किया है, मल्टीपल बाइट किया है और खून बह रहा हो, यानी खून, यानी ब्लड जहां से काटा है वहां से लगातार ब्लड निकल रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है और ARS एंटी रेबीज सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को क्या करनी है, लगानी है हमें। ये हो गई तीन कैटेगरी। ये तीन कैटेगरी होगी कि किस प्रकार, अगर लीक करता है तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर स्मॉल अमाउंट में काटा है, लिटिल अमाउंट में ब्लड आया तो वहां पर ARV लेनी है, अगर मल्टीपल बाइट कर दिया और वहां पर ज्यादा ब्लड निकल रहा है तो ARV और ARS दोनों लगाने हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मोस्टली एंटी रेबीज वैक्सीन कैसे लगाते हैं, तो इसमें दो चलती है दोस्तों, एक तो इंट्राडर्मल लगाते हैं और एक IM लगाते हैं दोस्तों। दो तरीके से हम इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। अब दोस्तों मोस्ट ऑफ इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक चार्ट बनता है, उस चार्ट का कितने दिन का पीरियड रखता है, तो जिस दिन जीरो डोज किस दिन लगेगी दोस्तों, जिस दिन आपको किसने काटा है, बाइट किया है, कुत्ते ने काटा हो, किसी एनिमल ने काटा हो, उस दिन जो पहली वैक्सीन लगाएंगे उसको बोलेंगे जीरो डोज। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डे एक डोज लगेगी, उसके बाद 7 डे एक डोज लगेगी, उसके बाद 14 डेज पर और 28 डेज पर डोज लगेगी, यानी टोटल 5 डोज लगवानी है। ठीक है, कहाँ पर कैसे लगेगा, तो इसका रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में लगेगा डेल्टोइड मसल्स में, और अमाउंट कितनी लगाई जाएगी दोस्तों, 0.5। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों सेकंड इसका रूट है इंट्राडर्मली, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस दिन मान लो कि डॉग ने काटा है उस दिन लगाएंगे, उसके बाद 3rd डे पे लगाएंगे, उसके बाद 7 डे पे लगाएंगे और उसके बाद 28 डेज पे लगाएंगे। अगर वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जा रही है तो 4 डोज लगेगी, और अगर इन वैक्सीन IM दी जा रही है तो 5 डोज लगेगी। और इंट्राडर्मल में दोस्तों डोज भी चेंज हो जाती, इसमें 0.2 ml एवरी 2 टाइम्स स्लॉट लगेंगे, यानी एवरी 2 टाइम स्लॉट लगेगी, यानी अब जो इंट्राडर्मल लगाते हैं दोस्तों वो अपर आर्म में लगेंगे और दोनों साइड में लगेंगे, यानी एक दोनों आर्म्स में लगेंगे, अपर आर्म में लगेंगे, दोनों साइड में जो दोनों आर्म है आपकी वहां पर ये इंजेक्शन क्या होंगे, वैक्सीन क्या लगाई जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं ARS एंटी रेबीज सीरम, यानी एक तो आती है ह्यूमन और एक आती है एनिमल। ह्यूमन ARS है वो आए 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा, यानी जो 75% अमाउंट अराउंड द बाइट, यानी जो क्या है
75% ह्यूमन जो रेबीज सीरम है इसका क्या करेंगे, ह्यूमन के अंदर 70% क्या है उनके अराउंड लगाएंगे, और 25% जो इन रिमेनिंग बचा है उसको क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर बटक्स में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर हॉर्स एनिमल्स हॉर्स 40 ml 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, और 50% ये क्या करेंगे, वो डायरेक्ट वुंड में लगाएंगे, और 50% क्या करेंगे, डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर आईएम बटक्स में लगाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो दोस्तों अगर पेशेंट को क्या हुआ है, अगर 6 महीने के अंदर टिटनस का इंजेक्शन लगा हुआ है तो उसको नहीं लगाना है। अगर 6 महीने के अंदर टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगा है तो उसको हमें क्या करना है, टीटी का इंजेक्शन लगाना है। नेक्स्ट एडवाइस क्या देनी है कि एडवाइस टू अवॉइड, यानी अवॉइड करना है स्प्लिट एल्कोहल विथ ट्रीटमेंट, यानी जो एल्कोहल है इसका रेबीज का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दौरान हमें क्या करना है, शराब नहीं पीनी है दोस्तों। शराब तो किसी भी हद में नहीं पीनी है, चाहे आपको डॉग किसी तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। नेक्स्ट पेशेंट को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, ट्राई टू अवॉइड द शूसरिंग फॉर 48 आवर्स। आपको क्या करना है, अगर वुंड ज्यादा है तो उसके अंदर क्या करना है, ट्राई ऐसे करनी है कि 48 आवर्स, जो स्टार्टिंग 48 आवर्स है उसके अंदर क्या करना है आपको, उसमें शूसरिंग नहीं करनी है। अगर रिक्वायर्ड पर हो तो उसके अंदर ओनली मार्जिन मार्जिन पर क्या करनी है, वो शूसरिंग कर। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये प्रोफाइलेक्सिस डोज, यानी किसी को अगर कुत्ता ऐसे कुछ भी नहीं काटा है लेकिन बाइट किया है फिर भी वो क्या लेना चाह रहा है, इसकी ये अमाउंट लेना चाह रहा है तो प्रोफाइलेक्सिस ले सकता है। एआरवी की आपको क्या कितनी डोज लेनी पड़ेगी, 4 डोज लेनी पड़ेगी। 0 डेज, 0 डेज, 7 डेज, 21 डेज और 28 डेज, यानी 4 डोज लेने। फिर 0 डेज पे दूसरी सेकेंड डोज लेनी पड़ेगी 7 डेज पे, और थर्ड डोज लेनी पड़ेगी 21 डेज, और फोर्थ डोज लगेगी 28 डे। और एआरवी कैसे लगेगी, 0.5 ml आईएम लगेगी। ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व डॉग बाइट डॉग फॉर 10 डेज। अगर दोस्तों आपको डॉग ने बाइट किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम हाथों हाथ उसको पीटे या कुछ करें, हमें कुछ नहीं करना। उस समय सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको जो वुंड है उसको क्या करना है, वॉश करना है। और अगले 10 डेज के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगले 10 डेज के लिए हमें क्या करना है, जो डॉग है उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कम से कम 10 डेज हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसके बाद में बात करते हैं रेबीज फ्री एरिया की। दोस्तों रेबीज फ्री एरिया किसे बोल सकते हैं कि लगातार 2 साल ईयर तक, यानी 2 साल तक कोई भी केसेस नहीं आया हो रेबीज का, किसमें, ना तो किसी ह्यूमन में आया हो ना ही किसी एनिमल में आया हो। उसके बाद कंसीडर, उससे क्या कंसीडर करेंगे, रेबीज फ्री कंट्री। ठीक है दोस्तों। अब पूरे विश्व में रेबीज फ्री कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। अपने इंडिया में रेबीज फ्री कौन कौन से जगह है, फर्स्ट गोवा है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, ये जगह है, पोर्ट ब्लेयर।
ये जगह है इंडिया में, ये कौन सी जगह है? ये जगह है जो रेबीज से फ्री है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर एकमात्र देश ऐसा है जो किससे फ्री है? रेबीज फ्री है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ाइए और कमेंट ज़रूर करना है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।